फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्रीराम कोचिंग क्लासेस। मैं हूं दीपिका पाराशर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं समथिंग स्पेशल। यस, आई विल मेक यू प्रिपेयर टू गेट 5 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो। यस फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो एक ही वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीज़ें सिखाएगा जिससे आप 5 मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रीड के लिए। रीड में अगर आप इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चॉइस करते हैं तो उसमें आपका एक पार्ट आता है अनसीन पोयम और उसमें आपको 6 फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा और हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि आपके सिलेबस में अनसीन पोइट्री से रिलेटेड कौन कौन से 6 फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए और कैसे आप एग्जाम में आपका आंसर पिक करेंगे। आपके सिलेबस में है फ्रेंड्स अलिट्रेशन, अजोनेंस, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और राइम। ये 6 फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स जिनको आइडेंटिफाई करना आपको आज इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलिट्रेशन और अजोनेंस के साथ। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है अलिट्रेशन और क्या होता है अजोनेंस। इन दोनों को फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कंपैरिजन में इसलिए सिखा रही हूँ कि दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड तो ये दोनों ऑप्शन में आपको जरूर दिए जाते हैं क्योंकि माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में और ये दोनों चीज़ें एक ही एग्जाम्पल के लिए आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो पहले देखते हैं अलिट्रेशन क्या होता है। अलिट्रेशन इज रिपीटिशन ऑफ same consonantal sound in a line। देखिए फ्रेंड्स, अलिट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है अनुप्रास अलंकार और अजोनेंस को बोला जाता है स्वरा आवृत्ति। यहाँ पर हमने देखा कि अलिट्रेशन क्या होता है। अलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंटल साउंड इन अ लाइन और यही इसकी खास पहचान होती है फ्रेंड्स कि पहली बात तो रिपीट होता है। क्या चीज रिपीट होती है आपकी लाइन में? सेम कॉन्सोनेंटल साउंड, यानी कि अगर आपकी पोएम की किसी एक ही लाइन के अंदर अगर आपका कोई भी कॉन्सोनेंटल और वो सेम होना चाहिए, सेम कॉन्सोनेंटल साउंड अगर 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो वो होता है आपका अलिट्रेशन। और अजोनेंस जो है थोड़ा सा मिलता जुलता है और थोड़ा सा इससे अलग है। अजोनेंस क्या होता है? अजोनेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ सेम vowel sound in a line। यहां पर इसकी खास पहचान क्या है फ्रेंड्स कि रिपीट होता है। क्या रिपीट होता है आपकी पोएट्री की लाइन में? सेम वॉवल साउंड। अगर आपकी वॉवल साउंड जैसे कि AEIOU जो होता है वो होता है आपका वॉवल अल्फाबेट, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं निकलेगा। जब भी यहाँ पर बात की जाती है कॉन्सोनेंटल साउंड या फिर वॉवल साउंड तो आपका आंसर जो निकलेगा वो अल्फाबेट की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। आपका आंसर निकलेगा प्रोनाउंसिएशन की अकॉर्डिंग कि बोलने के लिए पहला जो वर्ड है वो क्या आ रहा है। सेम वॉवल साउंड और सेम कॉन्सोनेंटल साउंड। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी वाले व्यंजन और स्वर को साथ में लेके अगर इसके साथ में कॉम्बिनेट करके चलेंगे तो आपको इजी रहेगा क्योंकि मैंने बताया था कि वॉवल अगर आप अल्फाबेट से आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। साउंड के लिए आपको क्या करना है? हिंदी के जो स्वर होते हैं अ आ इ ई उनको आप इसके साथ जोड़ के चलिएगा और व्यंजन की जब भी मैं बात करूं तो आप क ख ग घ ड़ का जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, उसको आप इसके साथ जोड़ते हुए चलिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स जिसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आए कि ये अलिट्रेशन उस लाइन में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कैसे आंसर आप उसका पिक कर पाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास में अलिट्रेशन के और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक ही लाइन में कॉन्सोनेंटल साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे
रिपीट होता है और कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं, शिप सिंक्स स्किपर सेव्ड। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि एस का जो साउंड है, एस का साउंड जो है वो अल्फाबेट से हमें नहीं पहचान करना है, हमें पहचान करना है यहाँ पर आपका हिंदी का जो स साउंड है ये रिपीट हो रहा है, और ये जो स है ये व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए कॉन्सोनेंटल साउंड है, तो आपका ये हो जाएगा अलिट्रेशन। तो आपको पहचान इससे करनी है, एस अल्फाबेट से पहचान नहीं करनी है। शिप सिंक्स स्किपर सेव्ड, सर जो है वो आपका इसके अंदर रिपीट हुआ है। यहाँ पर शी सैंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्स पेन्स, यहाँ पर आपका एस का जो स का साउंड है वो इस लाइन के अंदर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। यहाँ पर आपका एफ जो है वो अल्फाबेट आपको साउंड दे रहा है या प्रोनाउंसिएशन में, यहाँ पर आपका फ का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है और 2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये हो गया है आपका अलिट्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज हैप्पी हियर। एच के कारण यहाँ पर ह का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है और ह जो होता है वो आपका हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ पर साउंड कौन सा बनेगा आपका इंग्लिश में, कॉन्सोनेंटल साउंड। ही इज हैप्पी हियर, ये हिंदी के साथ में इनका कोइंसिडेंटली जुड़ जाना आपको एक ट्रिक दे देता है, बाकी डायरेक्टली इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं से जोड़ करके आपके अलिट्रेशन को बनाया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अलिट्रेशन उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है, लेकिन कोइंसिडेंटली आपके हिंदी के जो स्वर है वो आपके इसको इजी बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द माइटी माइंड्स माई मास्टर कन्वेज। यहाँ पर आपका म का साउंड एम अल्फाबेट के साथ में आपका म का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका अलिट्रेशन। एक बात और एग्जाम्पल्स के साथ में आप लोगों को समझाती हूँ। जब भी कोई वर्ड है, ये जैसे भी कोई वर्ड है, तो वर्ड के स्टार्टिंग में ही सारा प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है। एम जो है वो हर वर्ड के स्टार्टिंग में ही है, तो अलिट्रेशन को हेड राइम, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अलिट्रेशन को हेड राइम और इनिशियल राइम के नाम से भी जाना जाता है। हेड राइम और इनिशियल राइम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल हर वर्ड के स्टार्टिंग में जो है आपका प्रोनाउंसिएशन रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये हेड राइम और इनिशियल राइम के नाम से भी अलिट्रेशन को जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ हम अजोनेंट्स के एग्जांपल्स, जिससे हम आइडेंटिफाई उसको करना सीख पाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स कुछ अजोनेंट्स के एग्जांपल्स। अजोनेंट्स जैसा कि हमने देखा था डेफिनेशन के अंदर कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वोवल साउंड जो है वो 2 से ज़्यादा बार या कम से कम 2 बार तो एक ही लाइन में रिपीट होता है, और साउंड देखना है अल्फ़ाबेट नहीं। ए ई आई ओ यू आपके वोवल अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन हमें हिंदी को साथ में लेकर के चलना है। हिंदी के जो आपके स्वर हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। अजोनेंट्स थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन हिंदी के साथ में आपको बता दूंगी कि कैसे उसको आपको पहचान करना है। जैसे अलिट्रेशन में आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा था, जैसे फ का साउंड था, स का साउंड था, ह का साउंड था, तो वो तो आपने पिक कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, आपके हिंदी के स्वर की जो मात्राएं होती हैं उनको आपको रिपीट करते हुए देखना है। अगर कोई मात्रा रिपीट हो रही है तो वो आपका अजोनेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बहुत सारे वोवल अल्फाबेट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन करके भी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। आंसर आपका किससे निकलेगा, स्वर की जो मात्राएं होती है, हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उनसे आपका आंसर निकलेगा। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको पहले एग्जांपल में अ स्टिच, जैसे कि स्टिच में क्या हुआ, हमने ये लिखा हिंदी में स्टिच। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो आप ये इस तरीके से लिख करके भी आपका आंसर
निकाल सकते हैं। जो भी प्रोनाउंसिएशन आपका होता है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए। यहाँ पर हमने देखा कि ई की मात्रा जो है वो सर के साथ में लगाई गई है। स्टेट्स यहाँ पर ई का साउंड, यहाँ आई के साथ में आपका ई का साउंड आया है। जिनको डायरेक्टली समझ में आता है तो वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप हिंदी में इस तरीके से आपके साउंड को या प्रोनाउंसिएशन को लिख करके भी आंसर निकाल सकते हैं, और ये थोड़ा सा इजी रहता है। स्टेट्स इन, अभी यहाँ पर आई के साथ में ई का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो अजोनिस तो आपको यहीं पर समझ में आ गया कि इन में भी ई की मात्रा लगी है और स्टिच में स के साथ में ई की मात्रा का यूज हुआ है। टाइम सेव्स 9, यहाँ पर आ का साउंड जो है वो 2 बार आया है। टाइम को जब आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका आ का साउंड जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन में रिपीट हुआ है, और यही सारी चीज, यही सेम चीज आपको फॉलो करनी है ये एग्जांपल्स में, तो आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर टाइम विद विंड एंड वेव फॉर फिंगर, यहाँ पर आपका फॉर और फॉर ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वर्ड ही रिपीट हो गया है, तो मात्रा तो या ओ का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, फॉर और वो भी फॉर। टाइम विद विंड, विद में भी ई का साउंड रिपीट हुआ है और विंड में आपका ई का साउंड रिपीट हुआ है। अब हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको, अगर किसी को हिंदी में समझ में आ रहा है तो विद विंड, तो यहाँ पे आपका ये जो ई का साउंड है ये वाला ये 2 बार आया है, तो ये हो गया आपका असोनेंस। जिनको इंग्लिश में डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है इसे हिंदी में लिख करके आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट वाला तो जल्दी से पिक हो जाता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वेव फॉर फिंगर, यहाँ पर एक तो ये साउंड रिपीट हुआ है और ओ का साउंड जो है वो फॉरवर्ड में रिपीट हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। विद रोजेस ड्रेस ईच रेवन ड्रेस, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, कभी कभी आसानी से आपका आंसर जो है वो कैच हो जाता है। जैसे ड्रेस, इसमें ए का साउंड जो है वो आया है और दोबारा से ड्रेस में आपका ए का साउंड, तो एक से ज्यादा बार और कम से कम 2 बार जो है वो ए का साउंड इसमें आया है, यानी कि वोवल साउंड जो है इसके अंदर यूज हुआ है 2 बार, तो ये हो गया आपका असोनेंस। लाइट टू गाइड, यहाँ पर बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रहा है, आ का जो साउंड है वो रिपीट हुआ है, गाइड और लाइट, आ का साउंड जो है वो 2 बार आया, तो ये हो गया आपका असोनेंस। टू बी अ मोमेंट ऑर्नामेंट, यहाँ पर भी बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है, मेंट और ये है मेंट, तो यहाँ पर जो है आपका ए का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका वोवल साउंड का रिपीटेशन जो कि असोनेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमिली और मेटाफर। फ्रेंड्स क्या होता है सिमिली और क्या होता है मेटाफर? हिंदी में जो आपके रूपक और उपमा अलंकार होते हैं वही आपके इंग्लिश में सिमिली और मेटाफर होते हैं, यानी कि सिमिली और मेटाफर पोएम की लाइन के अंदर 2 चीजों का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन दोनों चीजों को मैं साथ में इसलिए बता रही हूँ, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कंपैरिजन ऐसे होते हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं और मेटाफर ऐसी तुलना करता है या कंपैरिजन करता है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल साफ साफ हमें बताते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और यही चीज़ों का डिफरेंस होता है। और एग्जाम में इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन दिया जाता है तो दोनों ऑप्शन आपको पिक करने के लिए दिए जाते हैं, दोनों में से सही आंसर पिक करने के लिए, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस होता है तो दोनों आपको ऑप्शन में एक साथ जरूर दिए जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग सिमिली क्या होता है। सिमिली इज अ कंपैरिजन of 2 dissimilar things। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है फ्रेंड्स या ऑब्जेक्ट्स कि 2 dissimilar things, यानी कि unlike things, इसको आप और भी लिख सकते हैं ऐसे, unlike things, यानी कि
जिन दो चीजों में कंपैरिजन होता है वो दोनों चीजें एक सी नहीं हो सकती। जैसे कि सिमिली के लिए अगर आपको कोई एग्जाम्पल बनाना है और किसी चीज की तुलना अगर आपको करनी है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप इंसान की तुलना इंसान से करके उस लाइन को सिमिली का एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, वो आंसर गलत हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपैरिजन करने का काम मेटाफर भी करता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। साफ साफ से मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि आपको सिमिली में पहली बात तो दो चीजों का कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसका? टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि जो दो चीजें कंपैरिजन की जा रही हैं वो सेम नहीं होंगी। और तीसरी इसकी सबसे खास पहचान होती है जो आपको आंसर विद इन 1 सेकेंड आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन करने के लिए लाइक, एज, सो एज दो, इन वर्ड्स को देख करके आप साफ साफ पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये कंपैरिजन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। सिमिली का एग्जांपल अगर आपको बनाना है तो ये वर्ड्स आपको कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि कंपैरिजन मेटाफर में भी दिखाई देता है, लेकिन इस तरीके का वाला साफ साफ दिखाई नहीं देता है। मेरे बोलने का मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं जितने भी मैंने बताए हैं ये मेटाफर में यूज नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज अ इम्प्लीसिट कंपैरिजन। इम्प्लीसिट से मतलब है फ्रेंड्स, इम्प्लीसिट या फिर आप इसको बोल सकते हैं इम्प्लाइड कंपैरिजन। इम्प्लाइड कंपैरिजन यानी कि इम्प्लाइड से क्या मतलब है फ्रेंड्स कि कंपैरिजन यानी कि तुलना तो आपको उस लाइन में दिखाई देगी, लेकिन कुछ शब्दों में पिरो करके या कुछ शब्दों में उलझा करके आपको वो कंपैरिजन दिखाई देता है। और इस तरीके से साफ साफ कंपैरिजन आपको दिखाई नहीं देता है। इम्प्लाइड को आप बोल सकते हैं फोल्डेड इन वर्ड्स। फोल्डेड इन वर्ड्स यानी कि एक दूसरे में घुमा करके आपको कंपैरिजन दिया जाता है। और इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको तुलना में ना मिले तो मेटाफर है, और कंपैरिजन में अगर आपको ये चीजें मिल जाए तो सिमिली है। यही इसकी साफ साफ पहचान होती है। सिमिली के लिए आपको कभी कभी डायरेक्ट 4 ऑप्शन में सेंटेंस दे करके आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द करेक्ट एग्जाम्पल और फाइंड द करेक्ट सेंटेंस ऑफ सिमिली, यानी कि सिमिली को यूज किया गया करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो उसमें आपकी ये चीजें काम आएगी। पहली बात कंपैरिजन होना चाहिए, दूसरी बात जिन चीज में कंपैरिजन हो रहा है वो अनलाइक थिंग्स होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई करना सीख पाए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स सिमिली और मेटाफर के। सेम दिखती सी चीजें हैं, एग्जाम्पल दोनों के साथ मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को मैं कंपैरिजन करके बता सकूं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ में पढ़ा था कि सिमिली में हमको कोई वर्ड मिलेगा जैसे कि लाइक, एज इफ, एज दो, इस तरीके के वर्ड जो हैं हमें कंपैरिजन करने के लिए मिलेंगे। और मेटाफर में आपको फोल्डेड कंपैरिजन मिलेगा, यानी कि वर्ड्स हमें दिखाई नहीं देंगे। कंपैरिजन तो दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर साफ साफ वर्ड्स के साथ में वो खुद बता देगा कि ये कंपैरिजन है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी जो अनसीन पोएम होगी, कम से कम आपको 13 या 14 लाइन की आपको अनसीन पोएट्री दे देंगे और उस पोएम में से फॉर एग्जाम्पल यही वो लाइन है जो आपको वहाँ पर से निकाल करके वो दे देंगे। एग्जाम में आपके ये लाइन आई है और आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन, यानी कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच
यूज हुआ है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 2 कोई और अगर इस तरीके की लाइन है तो वो आपको सिमिली और मेटाफर का ऑप्शन जरूर देंगे, और 2 ऑप्शन जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिए जाते हैं अलिट्रेशन और असोनेंस। तो 4 ऑप्शन के साथ में आप लोगों को ये वाली चीज तो बहुत ही क्लियर कैच हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि कंपैरिजन में अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो 100% आपका आंसर सिमिली होगा, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 ही फिगर ऑफ स्पीच है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप हर लाइन में देखेंगे कि ये वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इट इज एज क्लियर टू मी एज क्रिस्टल। ट्रांसलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हैं इसको तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो भी आपका आंसर इससे निकल जाएगा। इसने कहा इट इज एज क्लियर टू मी एज क्रिस्टल, वह मेरे लिए क्रिस्टल की तरह क्लियर है, कि जैसे क्लियर है। तो यहाँ पर उसने एज या लाइक का यूज करना सही समझा, और उससे हमें समझ में आ गया कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है। हर लाइन में आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ही इज एज प्राउड एज पिकॉक, ये यहाँ पर वर्ड मिल गया है, और कंपैरिजन हो रहा है आपका ही और पिकॉक का। तो यहाँ पर 2 डिसिमिलर थिंग्स है, कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन के लिए हमें ये वर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एज। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, his words is as good as gold। यहाँ पर भी हमें एज कंपैरिजन के लिए वर्ड्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका सिमिली का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो लाइक वर्ड आपको इसमें दिखाई दे गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिज वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। यहाँ पर भी लाइक वर्ड आपको साफ साफ कंपैरिजन दिखा रहा है। देखते हैं हम लोग मेटाफर के एग्जाम्पल। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग मेटाफर के एग्जाम्पल, यानी कि कंपैरिजन बिना किसी पहचान का। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल जो है वो डेजर्ट के शिप की तरह होता है। कंपैरिजन तो यहाँ पर समझ में आ गया है हमें कि वही सेम चीजें समझाना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर इसने बोला कि इट इज एज क्लियर टू मी एज क्रिस्टल, वह मेरे लिए क्रिस्टल की तरह क्लियर है। तो की तरह बताने के लिए उसने एज का यूज यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर उसने एज लाइक कंपैरिजन वाले वर्ड्स का यूज नहीं लिया है। तो ये हो गया आपका मेटाफर, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, he is the star of the family। he is the star of the family, वह फैमिली में सितारे की तरह है, या फैमिली का सितारा है, या फैमिली का स्टार है। यानी कि उसने ये तो बोल दिया कि ही जो है वह फैमिली में सितारे की तरह है, लेकिन की तरह का यूज उसने इंग्लिश वर्ड्स के साथ में नहीं किया है। तो यहाँ पर कंपैरिजन आपको दिखाई दे रहा है कि ही को कंपैरिजन किया गया है स्टार के साथ में, स्टार की तरह वो एक फैमिली में है। सूरजमल वॉज द लायन ऑफ द बैटलफील्ड। सूरजमल वॉज द लायन ऑफ द बैटलफील्ड, यानी कि सूरजमल बैटलफील्ड में लायन की तरह था, या लायन था। और की तरह बताने के लिए उसने यहाँ पर कंपैरिजन वाले वर्ड्स का यूज नहीं किया है। वर्ड्स यूज हो जाते हैं तो सिमिली, और विदाउट कंपैरिजन वर्ड्स के अगर कंपैरिजन दिखाई दे रहा है तो वो हो जाता है आपका मेटाफर। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन के साथ में इजीली आंसर निकाल लेंगे। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। न्यूज ने उसके हार्ट पर डैगर की तरह काम किया, या जो न्यूज थी वो उसके हार्ट के लिए एक डैगर थी, यानी कि डैगर की तरह काम किया न्यूज ने। यानी कि न्यूज को तुलना की गई है न्यूज की, या कंपैरिजन किया गया है न्यूज का डैगर से, कि डैगर की तरह। लेकिन की तरह तुलना वाला वर्ड जो होता है ये वाले वो यहाँ पर यूज नहीं किए गए हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिना कंपैरिजन के वर्ड्स के जो है वो मेटाफर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है पर्सोनिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन में से फ्रेंड्स आपके अभी तक जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं उनमें से हर बार पर्सोनिफिकेशन और एक आपका जो अभी तक बचा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच राइमिंग स्कीम जो होती है उससे रिलेटेड आप लोगों से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इन एनिमेट थिंग,
इनएनिमेट थिंग, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनएनिमेट मतलब लाइफलेस, जिनमें जान नहीं होती, या हम कह सकते हैं निर्जीव जो चीजें होती हैं वो लाइफलेस थिंग्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस और व्यूज, यानी कि अमूर्त विचार जो होते हैं जिनको आप केवल सोच सकते हैं, इनएनिमेट थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है, लाइफलेस निर्जीव चीजें जो होती हैं, आर स्पोकन ऑफ एज अ लिविंग पर्सन और हैविंग लाइफ, यानी कि पर्सोनिफिकेशन क्या चीज होती है कि जब कोई भी निर्जीव चीज को इस तरीके से बात किया जाता है, या फिर आपकी पोएम में उस लाइन के अंदर जितनी भी जो भी इनएनिमेट थिंग है या लाइफलेस निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं होती, या एब्स्ट्रैक्ट नोशंस जो दिमाग की या बनी बनाई धारणाएं होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, या आपके विचार होते हैं जो केवल अमूर्त है, मूर्त रूप में नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, उनको इस तरीके से उस लाइन में उनके बारे में बात की जाती है जैसे कि वो कोई लिविंग पर्सन हो, जैसे उनको कोई क्वालिटी दे दी जाती है। कैसे? जैसे कि किसी पर्सन की क्वालिटी जो होती है वो अगर आप निर्जीव चीज के साथ में जोड़ देते हैं या उसको दे देते हैं, वही आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। लिविंग पर्सन या हैविंग लाइफ ऐसे जैसे कि उसमें जान डाल दी गई है, निर्जीव चीज को जीवित चीज की क्वालिटी दे देना ही आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फिर से बता देती हूँ, इनएनिमेट थिंग्स या लाइफलेस थिंग्स यानी कि बिना जान की या निर्जीव चीजों को लिविंग पर्सन की कोई क्वालिटी दे देना, जैसे कि उसमें दिमाग है या बुद्धि है या कोई भी शारीरिक क्रिया वाली आप उसको क्वालिटी दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखते हैं हम उसकी कुछ एग्जांपल्स जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करना सीख पाए। तो चलिए समझते हैं पर्सोनिफिकेशन को इसके एग्जांपल्स के साथ कि किस तरीके से लाइफलेस थिंग्स को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे करके उसको लिविंग थिंग की क्वालिटी दे करके लिविंग थिंग बना दिया जाता है आपकी पोएम की लाइन के अंदर। देखिए पहला एग्जांपल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, यानी कि डेथ ने अपने आइसी हैंड किंग पर रख दिए। यहाँ पर डेथ को बोला गया है, डेथ को आइसी हैंड्स की क्वालिटी दी गई है, लेकिन हम जानते हैं डेथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है या फिर लाइफलेस थिंग है, और हैंड्स जो होते हैं, हैंड्स हाथ की जो क्वालिटी होती है, जो हाथ होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के होते हैं या लाइफ जिनमें होती है उनमें ये चीज होती है, लेकिन ये क्वालिटी इस लाइन के अंदर डेथ के लिए यूज की गई है। तो ये एग्जाम्पल तो हुआ आपका पर्सोनिफिकेशन का। जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे ना पर्सोनिफिकेशन के, तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। पहली बात तो जैसे मैंने आपको उसमें सिमिली में बताया था कि आपकी पोएम की जो लाइन होती है उसमें से बीच में से ये लाइन आपको पिक करके दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो आंसर आपका होगा पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जो लाइन है उसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से इस तरीके की लाइन आती है तो आपका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। दूसरी तरीके का क्वेश्चन भी आपसे रीट के पिछले 2 पेपर में पूछा गया है कि इस लाइन के अंदर कौन सा वर्ड है जिसको लिविंग थिंग बनाया गया है, और विच वर्ड इज पर्सोनिफाइड इन द लाइन, यानी कि किस वर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है, लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई है। तो इसी लाइन में से आपको 4 वर्ड उठा करके ऑप्शन बना देंगे और आंसर आपका होगा डेथ, क्योंकि इसमें डेथ वर्ड ऐसा है जिसको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी डेथ वर्ड को दी गई है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द मून वेल्ड हर फेस, मून ने
अपना चेहरा छिपा लिया। अब चेहरा छिपाना ये क्वालिटी होती है लिविंग थिंग्स की, मून जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, जबकि ये क्वालिटी वेट करने की क्वालिटी जो है ये मून को दे दी गई है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी है मून को। तो लाइन तो हो गई, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है आपकी लाइन में? पर्सोनिफिकेशन। और कौन सा वर्ड है आपकी लाइन में जिसको पर्सोनिफाई किया गया है? तो वो वर्ड है आपका मून, यानी कि मून को लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई है और इसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बार दरवाजे को नॉक करती है या दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन एक बार, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है आपके इसके अंदर लाइन में, और डोर जो है वो नॉक करना, डोर को नॉक कौन कर सकता है? लिविंग थिंग कर सकता है, लेकिन ये नॉक करने की जो क्वालिटी है ये अपॉर्चुनिटी के साथ में यूज की गई है। तो ये एग्जाम्पल तो हुआ आपका पर्सोनिफिकेशन का। और अपॉर्चुनिटी वो वर्ड है यानी कि जिसको लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई है और इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। ये वर्ड याद रखना, विच वर्ड इज पर्सोनिफाइड इन द लाइन, इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अपॉर्चुनिटी ये वर्ड है, इसमें मून है, इसमें डेथ है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइटी सेटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी जो है वो उसके चेहरे पर बैठी हुई थी, यानी कि एंजाइटी जो है नॉन लिविंग थिंग है, या आप इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, अमूर्त चीज है। लेकिन एंजाइटी कैसे बैठ सकती है? बैठने का काम तो लिविंग थिंग कर सकती है या ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो ये बैठने का काम यहाँ पर आपकी लाइन में किसने किया है? एंजाइटी ने। तो यहाँ पर बैठने की ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी आपको दे दी गई है इसमें एंजाइटी को, यानी कि एंजाइटी नॉन लिविंग थिंग है और इसको लिविंग थिंग बनाया गया है ये क्वालिटी दे करके। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का, और एंजाइटी आपकी लाइन में वो वर्ड है जिसको पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं आपका फिगर ऑफ स्पीच राइम। तो फ्रेंड्स जानते हैं राइम के बारे में, और पर्सोनिफिकेशन के साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे रिलेटेड राइम और राइमिंग स्कीम, राइम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और राइमिंग स्कीम से रिलेटेड अभी तक आपके जितने भी रीड के पेपर हुए हैं हर बार एक क्वेश्चन इसमें राइमिंग स्कीम से रिलेटेड पूछा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि राइम क्या होता है, और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि राइमिंग स्कीम जो है वो कैसे सेट की जाती है आपकी पोएम के अंदर। राइम क्या होता है? राइम इज सेम अरेंजमेंट of vowel and consonant sound। देखिए इसमें खास पहचान क्या है? सेम अरेंजमेंट किसका? वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड का। यहाँ पर फिर से ध्यान देना, मैं बात कर रही हूँ वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड की। इसका मतलब ये जो होगा ये आपके प्रोनाउंसिएशन पर बेस होगा, बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट ऑन स्पेलिंग। यानी कि आपको साउंड के लिए जब भी आंसर निकालना है, यानी कि अगर आपको राइम जो है वो कैच करनी है तो आपको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करनी है, कभी भी स्पेलिंग बेस पर नहीं होगी। और दूसरी बात, ये जो अरेंजमेंट है आपके वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड का, दोनों का मिला करके वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड का जो आपका अरेंजमेंट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? या तो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द लाइन, और इट कैन बी in the middle of line, यानी कि कोई भी आपकी लाइन है उसके एंड में अगर आपको कोई भी वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, अगर सेम सुनाई देता है
प्रोनाउंसिएशन जो है वो एंड में सेम सुनाई दे रहा है या सेम लग रहा है तो वो लाइन में आपके राइम है, यानी कि उसमें राइमिंग स्कीम सेट हो सकती है। कैसे, एक दो वर्ड की एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हुआ डे एंड वे, ये आपकी कोई एक लाइन है जहां पर आपकी लाइन एंड होती है डे पे और इसी के साथ दूसरी लाइन आपको नीचे दी जाती है, इसी के नीचे जो लाइन आपकी एंड होती है वे पे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में आपको राइमिंग मिली है और राइमिंग स्कीम जो होगी वो आपको कैसे करनी है, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे करनी है, नॉट ऑन स्पेलिंग। कैसे मैं बताती हूँ। यहाँ पर डे वे सुनाई तो सेम दे रहा है, सेम साउंड कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है लगभग, तो डे और वे, तो ये तो आपकी राइमिंग स्कीम हो चुकी है। लेकिन इसने कहा कि स्पेलिंग पे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी एक नंबर की लाइन है जिसमें आपकी जो लाइन है वो डे पर एंड होती है, सेकेंड लाइन उसने स्टार्ट करी और सेकेंड लाइन में उसने क्या करा, डे पर खत्म कर दी। तो ये जो कह रहा है कि स्पेलिंग अगर लास्ट में सेम हुई, दिखती सी बात है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा क्योंकि वर्ड एक है, डे और डे, प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो रहा है लेकिन स्पेलिंग भी सेम है। तो इसने क्या कहा कि नॉट ऑन स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग सेम हुई तो ये आपकी राइमिंग स्कीम नहीं होगी, ये राइम नहीं कहलाती है इंग्लिश में। आपकी पोएट्री के अंदर केवल और केवल साउंड से रिलेटेड या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जब सेम अरेंजमेंट होता है वही आपकी राइम होती है, यानी कि करेक्ट राइम आपकी ये होगी। अगर वर्ड सेम हुआ तो वो प्रोनाउंसिएशन वाला नहीं माना जाएगा राइम के अंदर। चलिए अब देखते हैं राइमिंग स्कीम के बारे में, जिसमें आपके पिछले जितने भी पेपर हुए हैं रीट के उनमें क्वेश्चन पूछे गए। तो देखते हैं क्या होता है ये। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बनती है राइमिंग स्कीम। मैंने बताया था कि मिडिल ऑफ द लाइन और एट द एंड ऑफ द लाइन, तो सबसे पहली लाइन में ही हमें डिसाइड कर लेना है कि एट द एंडिंग लाइन पे हो रहा है राइमिंग स्कीम या बीच में इसकी स्कीम जो है वो सेट होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस। यहाँ से आपको बीच में से तो पता चल रहा है कि कोई भी वर्ड जो है वो सेम साउंड करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी और चौथी लाइन पढ़ने से और भी समझ में आएगा। जैसे यहाँ हमने पढ़ा थॉट, लास्ट वर्ड आ रहा है आपका थॉट और इसमें आ रहा है पास्ट, दोनों अलग अलग है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो सेट करने का जो तरीका होता है वो अल्फाबेटिकली होता है। जैसे ही कोई नया वर्ड आपको दिखाई देता है आप अल्फाबेट चेंज कर दीजिए और जो जिससे मिलता जुलता दिखाई देता है आप उस लाइन को उसी अल्फाबेट का नाम देंगे जिससे वो मिलता जुलता साउंड हो रहा है। मैं बताती हूँ कैसे करना है इसके अंदर। जैसे है थॉट, तो इसको आपने नाम दिया ए। अभी जैसे थॉट है और वो पास्ट है तो ये दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ए का नेक्स्ट अल्फाबेट आप यहाँ पर इसको नाम दे देंगे बी, क्योंकि थॉट अलग है पास्ट अलग है, सेम वर्ड जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है, सेम साउंड नहीं कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा सॉट, तो अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि थॉट और सॉट सेम साउंड कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और दूसरी बात स्पेलिंग भी इनकी सेम नहीं है। तो राइमिंग स्कीम तो हमारी बन रही है इसके अंदर। तो सॉट और थॉट ये सेम है, ये किससे मिल रहा है, ए वाली लाइन से, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, ए। ऐसे बनती है आपकी राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट हमने देखा टाइम्स वास्ट, तो पास्ट और वास्ट ये सेम साउंड कर रहे हैं, तो पास्ट वाली लाइन को हमने नाम दिया था बी, तो वास्ट वाली लाइन को भी हम क्या नाम देंगे, बी। तो 4 लाइन तक आपकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है इसके अंदर, ए बी, और यही राइमिंग स्कीम से रिलेटेड रीट के हर पेपर में, पिछले बार के पेपर्स में आप लोगों से इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो राइमिंग स्कीम पूछता है सीधी सीधी कि आपको जो पोएम दी गई है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो ऐसे बनती है आपकी राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जब नेक्स्ट में आपके दिया जाता है तो बी के आगे से बनेगी, ये वापस ABCD नहीं बनेगी, क्योंकि पूरी पोएम को एक साथ देखना है
और एक साथ हमें इसकी राइमिंग स्कीम बनानी है। तो ये ए बी तो मिल गया है। अगर ये अलग होता है, इनमें से किसी से मिलता जुलता हुआ, तो हम वही नाम दे देंगे। और अगर ये चारों लाइन से अलग है तो बी का अगला अल्फाबेट हम इसको नाम दे देंगे। और एग्जाम में आप लोगों से इसी तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ लास्ट 4 लाइन्स। तो आपको क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहले तो पूरी राइमिंग स्कीम सेट करनी पड़ेगी, उसकी अकॉर्डिंग फिर आपको अल्फाबेट ऑप्शन में देख करके टिक करनी होंगी कि कौन सी राइमिंग स्कीम सही होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा फ्लो, अब फ्लो ऊपर की 4 किसी भी लाइन में नहीं है तो ये सबसे अलग आ गया है। तो बी के ए हमने नाम दे चुके हैं, हम बी नाम हम दे चुके हैं, तो इसको हम दे देंगे सी। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट। नाइट भी ना तो इससे मैच हो रहा है ना ऊपर किसी से मैच हो रहा है, तो नाइट बिल्कुल ही अलग है। तो सी का अगला अल्फाबेट इसको नाम हम दे देंगे डी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो। फ्लो और वो सेम साउंड कर रहा है और स्पेलिंग भी सेम नहीं है, तो राइमिंग स्कीम तो सेट हो रही है, तो वापस से इसको नाम हम दे देंगे सी। और लास्ट हमारा बचता है साइट, तो नाइट और साइट ये आपके सेम प्रोनाउंसिएशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो इसको हम नाम दे देंगे डी। तो आपकी पूरी पोएट्री की जो है वो ए बी सी डी ये हो गई है इसकी राइमिंग स्कीम। अब आपके क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है कि एग्जाम में अगर आपके राइमिंग स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि वो किन लाइंस की राइमिंग स्कीम पूछ रहा है। 2 की भी पूछ सकता है, 4 की भी पूछ सकता है, लास्ट 4 लाइंस और फर्स्ट 4 लाइंस, इस तरीके से वो पूछ सकता है आपको राइमिंग स्कीम। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया अनसीन पोएट्री का पार्ट, जो कि आपके रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स का मिलेगा पेपर में। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, क्वेश्चन चाहे किसी भी पैटर्न का आए, लेकिन अगर वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो उम्मीद करती हूँ आंसर आप बहुत जल्दी पिक कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा लेकिन सिलेबस में आपके केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, यानी कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इनका आइडेंटिफिकेशन करना और इनकी डेफिनेशंस, तो इनके अलावा आपके सिलेबस में कोई चीज़ दूसरी नहीं दी गई है। और एक टॉपिक जो है आपका इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अपडेशन आप लोगों को आने वाली वीडियोस की मिलती रहे। और हेल्पफुल वीडियो के साथ में मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।